अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने लाइट पे बात करी थी। आज जो है मैं आई पे बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें 3-4 टॉपिक है अपने, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। खैर सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग आई के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर दूसरी चीज़ जो है हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आई के डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, जो 3 डिफेक्ट है अपना, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसोबायोपिया है, तीनों डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो तीसरी चीज़ है अपने पास वो रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे, जो पिछले टर्न पर पढ़ा था हमने। तो आज जो है हम लोग देख रहे होंगे प्रिज्म के अंदर। ठीक है, और प्रिज्म के अंदर ही अपने पास डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड बार चीज हम देख रहे होंगे कि हम लोग वहां पे कुछ फेनोमेना को देख रहे होंगे डिस्पर्सन के अंदर ही। रेनबो को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद अपन स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग जो इफेक्ट है अपने पास, जो फेनोमेना है, उसको डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर भी 2 टॉपिक्स हैं अपने पास। एक है मतलब कि फेनोमेना देखेंगे कि क्यों ब्लू होता है, स्काई क्यों ब्लू होता है, ये सारी चीजों को देखेंगे। फिर दूसरी बात कि एक टिंडल इफेक्ट को भी पढ़ना है इसके अंदर। तो ये ओवरऑल बात जो है आज का यही टॉपिक रहने वाला हम लोग को। तो शुरू करेंगे हम लोग आई के कुछ कुछ बेसिक चीजों से, और फिर उसके बाद अपने स्कैटरिंग पर जाकर खत्म कर देंगे। और एक और बीच में रह गया, वो ये कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पर भी हम कुछ बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि तारा क्यों चमक रहा है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारी चीजों पे। खैर इसको देखना है। अब मैं जो हूँ इसका बेसिक शुरू करूंगा आई का, इसको खैर नोट कीजिए। तो अब आई पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आई पे क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आई होता क्या है हमारा। आई होता क्या है? तो आई जो है सर, सबसे पहली बात कि सॉकेट के अंदर होता है स्कल के। ठीक है, जो सॉकेट है, सॉकेट ऑफ द स्कल होता है। ये स्कल का पार्ट है अपना, ये स्कल का पार्ट है, ये कि सॉकेट के अंदर है ये अपनी आई। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होती है। आई को जस्ट लाइक अ कैमरा इमेजिन कर सकते हैं आप। जस्ट लाइक अ कैमरा होता है ये। ठीक है, अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अपना आई आई जो है, ये जो आई बॉल है, तो ये आई बॉल जो है अपना स्फेरिकल होता है। आई बॉल जो है अपना, आई बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल डायमीटर ये 2 से 3 सेंटीमीटर होता है इसका, 2 से 3 सेंटीमीटर के करीबन। ठीक है, ये जो है इसके पास 3 लेयर्स होते हैं। इस आई बॉल के 3 लेयर होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिडिल, और अपना एक इंटरनल, मिडिल एंड इंटरनल। ठीक है, ये 3 लेयर है अपने पास आई बॉल में। ठीक, तो एक्सटर्नल में क्या देखते हैं हम लोग? एक्सटर्नल में होता क्या है? सबसे पहली बात कि एक्सटर्नल के अंदर जो होता है वो आ जाता है स्केलरा, स्केलरा और अपना कॉर्निया। तो साहब जी, स्केलरा जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है वो स्केलरा कहलाता है। कॉर्निया जो उसके एंटेरियर पार्ट में होता है वो कॉर्निया कहलाता है, जहां से लाइट का एंट्री होता है, जहां लाइट एंट्री करती है, फिर लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना पर जाकर इमेज बनाती है। खैर, तो ये पहले एक्सटर्नल में आ गया अपने पास। मिडिल जो है कॉर्वाइड्स कहते हैं उसको, जिसकी वजह से आप जो आई जो ब्लूइश दिख रही है, दैट इज द रीजन, क्योंकि कोरोइड्स के अंदर जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। यहां पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, इसी के कारण जो है हमारी आई जो है ब्लू दिख रही है। ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात कि जो इंटरनल जो है अपना, सबसे ज्यादा इंटरनल जो है, इनर मोस्ट जो है, वो है अपना रेटिना, जहां पर इमेज बन रहा है, जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, जहां पर रेटिना। ठीक है, और जहां पर इमेज बन रहा है, और इमेज बनता कैसा है? तो सर रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आई के अंदर आपको देखनी है, और इसका स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा जहन में रखना है। बस इतनी सी बात है आई के अंदर, आप इसे करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। खैर, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कॉर्निया के बाद क्या है और उसका क्या क्या मतलब फंक्शंस वगैरह है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग जो है आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग कि हम लोगों ने कहाँ तक, रेटिना तक की बात कर ली कि इनर मोस्ट लेयर है अपने पास रेटिना। अच्छा, अब वही स्ट्रक्चर को जो मैं कह रहा था, तो वही स्ट्रक्चर को फिर से रीडिफाइन करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहली बात देखिए कि जो मैं कह रहा था कि जो एक्सटर्नल लेयर है, जो एक्सटर्नल लेयर है, ये अपना जो ये हो जाता है ना,
ये अपने पास स्कैलरा हो जाता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो एक स्कैलरा हो जाता है, ठीक है, ये स्कैलरा हो गया अपना, ठीक। उसके जो इंटीरियर पार्ट है जहां से लाइट इंटर कर रही है दैट इज द कॉर्निया, ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अच्छा, आपको ये बता दें, ये तो लेंस था अपना, ये लेंस था, अभी इस पे और डिटेल डिस्कस करेंगे, लेंस पे अपना, लेंस पे क्रिस्टलाइन लेंस पे और डिस्कस होना होगा। अच्छा, अब जो सबसे जो हम कह रहे थे कि कॉर्निया के जो पीछे है वो आइरिस है, जो आइरिस कैसा अपना डार्क होता है, मस्कुलर होता है, डार्क एंड मस्कुलर होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इस प्यूपिल को जो है ये एडजस्ट करता है, इस प्यूपिल को जो है इसके साइज को एडजस्ट करता है, ये कौन, तो ये अपना आइरिस, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आइरिस जो है उसके साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के आइज को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब ये जो लेंस को जो होल्ड करके रखा हुआ है यही सिलेरी मसल्स होता है ये, ठीक है। और ये अपना कोरोइड्स, अंदर वाला जो इंटरनल लेयर है ये अपना कोरोइड्स है, जो कहा था मैंने कि बहुत सारे जो ब्लूइश अपनी आंख दिख रही है बिकॉज ऑफ द मोर ब्लड वेसल्स, ये कोरोइड्स के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, वही वो अपना मिडिल पार्ट। फिर ये जो अपना ये इंटरनल पार्ट जो है इनर मोस्ट, ये रेटिना है, और रेटिना के पास अपना सेंसिटिव सेल्स भी है, वो सेंसिटिव सेल कोन्स और रॉड्स है, जो रेटिना के पास अपने सेंसिटिव सेल्स हैं, कौन कौन है, तो कोन्स है एंड रॉड्स है। अब देखिए मैं आपको एक बार एक मैकेनिज्म समझाना चाहूंगा कि हम कैसे देख कैसे पा रहे हैं, वो उसको क्लियर करते हैं थोड़ा आप। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट आई इंटर हुई कॉर्निया के अंदर, लाइट आई लेंस के थ्रू होते हुए वो रेटिना पे गई, रेटिना पर इमेज बना, वो भी कैसा इमेज बना, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और जब रेटिना पर जाकर इमेज बना और रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि वो एक्टिवेट कर देता है उसके कोन्स एंड रोड्स को, जो ये सेंसिटिव सेल्स है, ये जो सेंसिटिव सेल्स है फोटोसेंसिटिव सेल्स, सॉरी फोटोसेंसिटिव सेल्स है, इसको एक्टिवेट कर देता है। और ये एक्टिवेट होता है आगे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व जो है जाके ब्रेन को दे देता है, वो प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और फिर आपको हमको इमेज दे देता है, जो हमारे पास जो सामने इमेज है उसकी पूरा इमेज क्लियर दे देता है। खैर ये थी ओवरऑल जो इसकी जो मैकेनिज्म था। अब एक और दो बात कि जो है जो हमारा सेंस ऑर्गन, अपने पास सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, तो सेंस ऑर्गन अपने पास 5 है, ठीक है। तो वो कौन कौन है, अपने पास स्किन है, नोज है, ईयर्स है और टंग है और अपना आईज है, ये पांचों सेंस ऑर्गन है अपने पास। तो सेंस ऑर्गन जो 5 ये मोस्ट वैल्यूएबल होता है, मोस्ट वैल्यूएबल होता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट वन होता है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द रीजन इज कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, तो कुछ एक्सटेंट तक अगर आपने आंख बंद कर लिया, आपने अपने आंख को क्लोज किया, तो कुछ एक्सटेंट तक आप उसको टच करके चाहे उसके स्मेल से आप तो पता लगा सकते हैं, मगर आपको उसका कलर जो है विजिबल नहीं होगा, जब तक आप आई ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको कलर विजिबल नहीं होगा। तो दैट्स वाई इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट जो सेंस ऑर्गन है अपना ये। तो खैर ये ओवरऑल बात थी इसके आई पर, हमने जो इसकी जो छोटी छोटी बातें थी ये क्लियर कर ली है। अब हम लेंस के बारे में आगे बात करेंगे, खैर इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये ओवरऑल हमने आई के स्ट्रक्चर पर बात कर ली है। अब जो है हम लोग उसी को आगे लेके चल रहे हैं, हम लोग लेंस पे बात कर रहे हैं, आई का जो लेंस था अपना, आई का जो लेंस है उस पर बात कर रहे हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं, आई के लेंस पे हम लोग पहले बात कर लेंगे, तो उससे पहले बता दूं कि आपके पास अकोमोडेशन का जो है, अकोमोडेशन एक टर्म आएगा आपके पास, अकोमोडेशन का जनरल मतलब होता है, इसको मैं पहले क्लियर कर दूंगा फिर उसके बाद इसके डिफाइन करेंगे उसको। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि आई के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। अच्छा खैर जब ये लेंस की हम बात कर रहे थे, ये देखा था हमने कि क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। अच्छा इसी का ये जो लेंस है, ये लेंस जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है।
अच्छा, इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आपने देखा होगा कि दो कंडीशन है अपन को, अगर हम कोई चीज को देख रहे हैं, या तो पास वाली चीज को देख रहे होंगे, या तो फिर कोई चीज बहुत दूर रखी होगी उसको देख रहे होंगे। तो इस दोनों कंडीशन में कैसे एडजस्ट करता है लेंस अपने आप को, वहां पे कैसे फोकल लेंथ एडजस्ट होता है उसको देखेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं, किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी दूर फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपना लेंस जो है वो रिलैक्स्ड रहता है, लेंस रिलैक्स कंडीशन में रहता है, और ये थीन होता है उस टाइम। ठीक है, थीन होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अपना फोकल लेंथ उस टाइम इंक्रीज हो रहता है, उसका फोकल लेंथ ज्यादा रहता है। आप एक बात गौर समझेंगे यहां पर कि दो कंडीशन है अपने पास, एक फार पॉइंट की और एक नियर पॉइंट की। तो जब हम दूर की चीजों को देख रहे होंगे तो उस टाइम लेंस जो है रिलैक्स कंडीशन में होगा, थीन होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ होगा, तो कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर सर कम होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब हम अगर दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, अब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो है अपना मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो लेंस को है, जो ये रिलैक्स स्टेट में है, ये मसल जो है रिलैक्स स्टेट में था, यही अब कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सर क्या करेगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर देगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर देगा, लेंस क्या हो जाएगा सर, थिक हो जाएगा। ठीक है, लेंस थिक हो जाएगा, तो कर्वेचर क्या है यहां पर अपना ज्यादा है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि अपने पास दो पॉइंट है, एक है अपने पास फार पॉइंट और एक है अपने पास नियर पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं जनरल की अगर मैं नॉर्मल विजन की बात करूं, एक नॉर्मल अडल्ट के विजन की बात करूं, तो वो नियर कितना 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। उससे अब करीब, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोई भी चीज को अब हम एकदम आंख के सामने लेकर आने लगते हैं तो स्ट्रेन पैदा होने लगता है। तो विदाउट एनी स्ट्रेन जो मिनिमम डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक बात है, तो वही बात समझ में आई कि जब फार पॉइंट कर रहे होंगे तो हमारा जो लेंस होगा वो मसल्स रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा, लेंस थीन होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, उस टाइम कर्वेचर कम रहेगा। और जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, कर्वेचर भी कम हो जाएगा, और लेंस ठीक रहेगा वहां पर, लेंस ठीक। इस पॉइंट को देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो एबिलिटी है, जो फाइनली मैंने कहा था कि ये दोनों पॉइंट बताने के बाद मैं बताऊंगा अकोमोडेशन के बारे में, तो यही जो एबिलिटी है आएगी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ये देख रहे हो, जब डिस्टेंस है और नियर बाय, तो एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है इसी को अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक बात है, क्लियर होती है। चलिए खैर, इसको आप नोट्स करिए, फिर उसके बाद हम आगे फिर बात कर लेते हैं। हाँ, तो फाइनली हमने क्या देख लिया कि अपने पास नियर पॉइंट और फार पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, नियर पॉइंट कहाँ है सर, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे, और अपना फार पॉइंट जो है, फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, एक नॉर्मल अडल्ट के विजन में ये रेशियो यही इतना में देख सकता है वो। खैर, अब मैंने कहा है कि अकोमोडेशन का मतलब होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो अब कुछ, अगर फोकल लेंथ 25 से भी नीचे जा रहा है तो कुछ सर्टेन लिमिट तक फिक्स्ड है कि उससे नीचे नहीं कर सकते एडजस्ट, कुछ लिमिट तक फिक्स्ड है, तो वो पावर होता है अकोमोडेशन का। खैर, अब जो है, अब लेंस की हम लोग जो बात कर रहे थे, तो जिस एक कंडीशन आ जाती है ओल्ड एज लोगों में कि वो जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, ये जो है मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, मिल्की एंड क्लाउडी। इसी कंडीशन को कह देते हैं कैटरैक्ट कंडीशन, इसी को कह देते हैं। ठीक है, ओल्ड एज लोगों में होता है। तो इसको जो इस विजन को रीस्टोर करने का तरीका है अपने पास, अभी सर्जरी करते हैं इसके लिए, कैटरैक्ट की सर्जरी होती है और ये विजन जो है रिस्टोर हो जाता है, कैटरैक्ट सर्जरी। ठीक है, तो रिस्टोर द विजन, तो ये ओवरऑल बात थी अभी तक आई के अंदर, आई के स्ट्रक्चर, आई के अकोमोडेशंस के पावर पे, और लेंस के स्ट्रक्चर पे, और लेंस की सारी चीजों के। अब जो है हम लोग अब अगले टर्न पर डिफेक्ट को बात करेंगे, अब डिफेक्ट के साथ आगे शुरू करेंगे। खैर, यहां तक पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोगों ने कहा था कि अब हम लोग डिफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स पर बात करेंगे, डिफेक्ट्स और उसके करेक्शन पे भी बात करेंगे, करेक्शंस पर भी बात करेंगे। ठीक,
तो अपने पास जो है सबसे पहले डिफेक्ट्स होते क्यों है, मसला क्या है डिफेक्ट्स होने का। तो सर जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो खो देता है, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन की मतलब कि एडजस्टमेंट, जो फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तभी डिफेक्ट्स आते हैं। तो क्या होता है हमारे पास जो है विजन ब्लर्ड हो जाता है और रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ब्लर्ड विजन हो जाती है, ब्लर्ड विजन होता है एंड रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हो जाती है। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, रिफ्रैक्टिव क्यों लिख रहा हूं मैं, बात समझ रहे होंगे। यहां पर लेंस की बात हो रही है तो रिफ्रैक्शंस के ही थ्रू रिफ्रैक्टिव ही डिफेक्ट्स हो गए यहां पर, ठीक है। तो बात समझ में आई कि पावर ऑफ अकोमोडेशन खो दिया उसने, बिकॉज दिस डिफेक्ट्स आएंगे। अब हमारे पास ये डिफेक्ट जो होंगे वो तीन तरह से आएंगे। एक होगा मायोपिया, मायोपिया, एक होगा अपने पास हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होगा हमारे पास प्रेसोबायोपिया, ठीक है, प्रेसोबायोपिया। तो ये तीनों डिफेक्ट है, तीनों को एक साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और ये तीनों डिफेक्ट को एक साथ खत्म करना चाहेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात कि मायोपिया होता क्यों है, रीजन क्या है कि इसके साथ कर्वेचर के साथ होता क्या है। तो इसका कर्वेचर जो है कर्वेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, ठीक, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है और आई बॉल जो है इलोंगेट हो जाता है, आई बॉल जो है इलोंगेट हो जाता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो आपको हमेशा परेशान करता होगा कि सर इसमें कौन सा, इसको जब करेक्ट करते होते हैं, मैं यहां पे इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि चीजों इसके साथ क्लियर हो जाए। तो इसके एम से आप जो है याद रखेंगे माइनस, क्या, माइनस। तो माइनस याद होगा आपको कि सर कॉनकेव लेंस लेते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इसके हाइपर से ये पी से याद रखेंगे पॉजिटिव, मतलब सर यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं करेक्ट करने के लिए। ठीक, बात क्लियर हो पा रही है आपको मेरी, ये चीजें कंफ्यूजन होती रहती है, ये बात आप जानते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। खैर, अब इसमें क्या होगा ये तो समझ गए आप। अब इसमें क्या होगा कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, मतलब कर्वेचर डिक्रीज करेगा और आई बॉल भी जो है, आई बॉल भी जो है स्मॉल हो जाएगा सर, ठीक है। क्लियर कर पा रहे हैं आप इस बात को, दोनों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं, इसको दूसरे नाम से नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, क्या, नियर साइटेडनेस। सर होता क्या है इसमें, तो इसमें होता यह है कि जो नियर का ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, नियर की चीजें सही दिखती है, मगर जो डिस्टेंट की चीज होती है, जो दूर रखी चीज है, वो नहीं दिखती होती है, ठीक है। ये बात क्लियर होती है। तो इसका जो इमेज बन जाता है, इमेज जो फॉर्म्ड हो जाता है, ये रेटिना से पहले बन जाता है। कहां बन जाता है, रेटिना से बिफोर बन जाता है, पहले बन जाता है, ठीक। अच्छा, इसके साथ की बात करें तो इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं, फार साइटेडनेस, टेडनेस, ठीक है। अच्छा, फार साइटेडनेस कह रहे हैं, तो इसमें सर नियर का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखता है। बात क्लियर हो पा रही है, फार का ऑब्जेक्ट हमको दिख जाएगा और ये जो इसका इमेज बनेगा वो रेटिना के बिहाइंड बन जाएगा। इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो रेटिना के बिहाइंड बन जाएगा, ठीक है, ठीक बात है। ये बात क्लियर हुई, पहले आप यहां तक नोट करें, फिर उसके बाद जो है दोनों के डिफेक्ट्स को आगे हम उसके फिगर से समझते हैं। खैर, यहां तक पहले नोट करें, हमने देख लिया था उसके जनरल चीजों को। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा और चीजों को क्लियर करते हैं कि सर मायोपिया की बात कर रहा था मैं, मायोपिया की बात जो कर रहा था, तो क्या कहा था मैंने कि उसका जो इमेज बन जाएगा वो रेटिना से पहले बन जाएगा। तो कैसे, अगर मान लीजिए मेरे पास ये आई है, अगर मानिए कि ये मेरे पास आई है, ठीक है, ये आई है अपने पास, ये लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको कहीं यहां यहीं पर दिख जाएगा, ठीक है, सॉरी, कहीं यहीं पर ही दिख जाएगा इसको ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये रेटिना लिया है मैंने, ठीक, और ये लेंस है अपना, तो ये जो इमेज बन रहा होगा ये रेटिना से पीछे बन जाएगा। तो क्लियर हो रहा है, मायोपिया में रेटिना से पहले बन जा रहा है इमेज। तो अब इसको करेक्ट कैसे करते थे, करेक्ट करते थे सर कॉनकेव लेंस लेकर, कॉनकेव लेंस, यानी कि सर नेगेटिव, यानी कि पावर भी नेगेटिव होगा। तो जिसका नेगेटिव डायोप्टर में पावर होता है, मतलब कि वो मायोपिया, उसके पास मायोपिया है, ठीक है। खैर, अच्छा, इस चीज को क्लियर करके अब हम आगे बढ़ते हैं कि
खैर कॉन्वेक्स लेंस कैसे, कॉन्केव लेंस कैसे करेगा, तो ये अपने पास ये आई हो गया मान लीजिए, ये आई है अपने पास, ठीक है। तो ये आई, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दे रहे हैं, ठीक, क्लियर करने के लिए। अच्छा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था, अब ये आया, इसको कन्वर्ज किया यहां पर जो ये इमेज यहां पर बनेगा, ये रेटिना पर बन गया अपना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो अब ये जब कॉन्केव लेंस लगा देते हैं तो ये चीजें हो जाती है। अब हमारे पास जो है हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि सर रेटिना के बिहाइंड बन जाता है इमेज। तो ये अपने पास आई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पीछे बन गया, ये पीछे कहीं जाके इमेज बन गया, ठीक है। ये रेटिना ले रहे थे, ये बात क्लियर होता है, ये तो लेंस है ही। अब इसको ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए क्या ले रहे थे, तो इसको करने के लिए ले रहे थे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो कि पॉजिटिव हो रहा था। ये बात क्लियर होती है ना कि P से पॉजिटिव याद रखेंगे और M से माइनस याद रखेंगे तो नेगेटिव याद रखेंगे। चीजों को क्लियर करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग ये ले लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये अपने पास आई हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है, ये आई बना ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है, अब जो यहां से रे आई, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे आई और ये कहीं जाके फिर से रेटिना पे बन जाएगी, ठीक है, ये रेटिना पर इमेज बन जाएगा। तो ये ओवरऑल इसकी बात थी कि कैसे कैसे कन्वर्ज कर रहा है लाइट जाकर, और क्या मतलब जिस तरह रेटिना पर इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा था तो कॉन्केव लेंस आकर उसको रेटिना पर कर दिया, और इसी तरह जब हाइपरमेट्रोपिया में भी जो है कॉन्वेक्स लेंस आए और उसको फिर से रेटिना पे फॉर्म किया, जबकि रेटिना के पीछे बन रहा था हाइपरमेट्रोपिया में। तो अब आगे हम प्रेसोबायोपिया पे बात कर लेंगे और फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग ने क्या कर लिया कि हम लोगों ने देख लिया हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया देख लिया, बात कर लिया। अब प्रेसोबायोपिया पे अब हम लोग चल रहे हैं, प्रेसोबायोपिया। तो ये फिर से जैसे कि कैटरेक्ट जो ओल्ड एज वुमेन में हो रहे थे, ओल्ड एज लोगों में हो रहे थे, इसी तरह ये भी प्रेसोबायोपिया भी जो है अपने पास ओल्ड लोगों में ही होंगे, ओल्ड लोग में ही होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जो सिलेरी मसल्स है वी वीक कर जाएंगे, और उसकी वजह से क्या है कि उसका जो लेंस जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सिलेरी मसल्स वीक हो जाएगी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाएगी। सिलेरी मसल्स वीक हो जाएगा, सिलेरी मसल्स और फिर उसके बाद लेंस की जो है फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए, ये कहां पर होगा, नियर चीजों को देख नहीं पाएंगे, नियर ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रेसोबायोपिया, ये जनरल चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने एक केस देखना है कि अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं क्या एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या एक साथ हो सकता है, क्या एक पर्सन के अंदर दोनों एक ही साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है और मायोपिया भी हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या, इसका करेक्शन कैसे, इसका करेक्शन ऐसे कि इसमें बाईफोकल लेंस लगेगा, बाईफोकल लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंस लगाएंगे, बाईफोकल लेंस। अपर पार्ट में क्या लगाएंगे, अपर पार्ट में लगा देंगे हम लोग कॉनकेव लेंस, क्या, कॉनकेव लेंस, और लोअर पार्ट में लगा देंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ओवरऑल जो है अपनी बातें हैं कि जब अगर कोई पर्सन दोनों के साथ एक ही साथ सफर कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, तो बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अपर कॉर्नर पे कॉनकेव लेंस लगाएंगे, लोअर कॉर्नर पर कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है। आज जो है हमारे पास प्रेजेंट तौर पर मॉडर्न कॉन्टेक्ट लेंस का भी यूज हो रहा है ठीक करने के लिए मायोपिया और हेट्रोमायोपिया जैसी चीजों को, और सर्जिकल इंटरवेंशंस तो होते ही रहे हैं, अब सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो इन चीजों को, ये थी ओवरऑल अपनी बात, डिफेक्ट्स और उसके करेक्शंस पर ओवरऑल बातें थी। अब जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर अगले टॉपिक को देखेंगे, जब तक ये कंप्लीट नोट कर लीजिए, फिर ठीक है।
अब जो है हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म देखे थे। रिफ्रैक्शन हमने देखा था, क्या देखा था सर, कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रहे थे तो किधर की तरफ लाइट बेंड हो रही थी, डेंसर से रेयरर की तरफ आते थे तो वो हो जाती थी अपने अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे होते थे तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती थी। तो अभी हम लोग जो है रिफ्रैक्शंस की बात करेंगे, वो प्रिज्म में बात करेंगे, ठीक है, कहां, प्रिज्म में। चलिए हम प्रिज्म को अगर हम बनाते हैं, रिफ्रैक्शंस थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म की चीजों को हम देख रहे हैं, आप थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, कि अब आप देखते रहिएगा कि ये प्रिज्म है अपने पास, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये लाइट इंसिडेंट हुई अपने पास, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, ये सर रेयरर है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, लाइट रिफ्रैक्ट होगी सॉरी, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट हुई लाइट और फिर से ये डेंसर से रेयरर में आ रही है, सर फिर से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक बात है, क्लियर हो पा रही है बात। ये इधर जा रही थी लाइट, ये लाइट कहीं इधर जा रही थी, ठीक है, और ये लाइट कहीं पीछे आ रही थी, ठीक बात है, ठीक बात है सर। ये भी एक एंगल यहां पे बन रहा है, देख रहे हैं आप, इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक बात है, क्लियर हो पा रही है। ये अपने पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इमरजेंट रे है सर, इमरजेंट रे है, ठीक है, अच्छा, और ये अपने पास रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, क्लियर हो पा रही है बात। अच्छा, अब हम इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस है, ठीक बात है। अच्छा, यही जो अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्शंस। और अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंट कहलाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर जा रहा था अपन, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक बात है। अच्छा, ये क्लियर होती है बात। अब जो है हमारे पास जो ये एंगल ए है, जो ये एंगल ए है, यही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, एंगल ए जो है यही एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है। अच्छा, फिर एक और बात, जो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने लिखा है उसको डेल्टा से लिखते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, a माइनस 2i के बराबर आता है, 2i के बराबर। इसको खैर बहुत ज्यादा प्रूफ करना होता है, आप इस बात को खैर याद ही रख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जैसे जनरली बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, ये दोनों इक्वल होते हैं अपने पास, होते हैं, ठीक है। यहां पर भी जो स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनली जो है पूरा मतलब कैलकुलेशन करके अपने पास सारे एंगल्स लगा के जो एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन एंगल में ये रिलेशन निकल कर आता है, जनरल सी बात है, खैर ठीक है। चलिए, आप जो है ये नोट करिए, फिर हम लोग जो है, खैर एक और चीज आप देख लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे नोट कीजिएगा कि यहीं पर जो है अब हम लोग ये जो हमने पढ़ा, ये प्रिज्म जो पढ़ा है, अब यहीं पर जो है इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। डिस्पर्सन, व्हाट इज डिस्पर्सन सर? तो डिस्पर्सन जो है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑन एंटरिंग, ये यहां पे से व्हाइट लाइट आएगी, तो ये व्हाइट लाइट आएगी और कलर बैंड बना देगी, क्या बना देगी, ये व्हाइट लाइट आई, इंटर की यहां पर, और जाके फिर उसके बाद स्प्लिट हुआ लाइट का और वो कलर बैंड बनाएगी ऑन एंटरिंग द प्रिज्म and formed a color band. This phenomena is called as dispersion of the light. और यही जो कलर बैंड बनता है ना, ये कलर बैंड को ही स्पेक्ट्रम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहीं पे एक और चीज आप देख लीजिए कि जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो ये स्पेक्ट्रम अपने पास विजिबल रीजन का विबज्योर कहते हैं इसको, ठीक है, विबज्योर। तो ये क्या है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ठीक है, अब एक बात यहां पर याद रखिएगा, जो आगे आएगी चीजें तो उसमें काफी हेल्प करेगा, वो ये कि जब हम इधर की तरफ जाते हैं ना सर, मतलब कि रेड की तरफ आएंगे, तो रेड का जो वेव लेंथ है सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये लेमडा कहलाता है, ये वेव लेंथ जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, और वायलेट का जो है सबसे कम हो जाएगा। वेवलेंथ जो है सबसे कम होगा, इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी जो है इधर की तरफ घटती है। बात क्लियर हो पा रही है? ज्यादा लोड लेना नहीं है। अगर मैं कहूं जैसे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, रेड की अगर हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की और ब्लू की बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्लू रेड का जो है, रेड का जो वेवलेंथ है वो ब्लू के 1.8 गुना होता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरा? तो इसको आगे हम यूज करेंगे, तो इसीलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देख रहा था, हम देखा ये कि डिस्पर्सन की बात तो देख लिया हमने, तो प्रिज्म के थ्रू। अब एक और बात यहां पर हम क्लियर करेंगे कि डिस्पर्सन से आगे से बढ़ने से पहले जो चीजें मैंने मतलब लास्ट टर्म में बताई थी कि जो अपना लेमडा का जो सबसे ज्यादा लेमडा किसका बताया हमने, रेड का बताया, सबसे कम जो है अपना इंडिगो का हो जाता है, तो रेड से कम जो होता है किसका, ब्लू का होता है। ये बात क्लियर होती है यहां पर। तो जिसका लेमडा जितना ज्यादा होता है, जिसका लेमडा ज्यादा, उसमें डेविएशन कम होता है, डेविएशन जो है कम होता है, बेंड कम करता है, बेंड जो है कम करता है, ठीक है। जिसका लेमडा ज्यादा उसमें बेंडिंग ज्यादा। इसीलिए जब प्रिज्म में देख रहे होते हैं आप, तो यहां पर जो व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आई, तो जो डिस्पर्स किया, तो सबसे जो ऊपर होता है अपना, सबसे जो ऊपर होता है वो होता है रेड, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा अपना, वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहां से यहीं से प्रूफ होती है कि लेमडा जितना ज्यादा, डेविएशन उतना कम हो जाएगा, बेंडिंग उतनी कम होगी, इसीलिए सबसे पहले आपको रेड दिखता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि हम लोगों ने देखा था क्या कि रिफ्रैक्शंस में क्या होता था कि रेयरर से डेंसर जाते थे, तो हमारा जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाते थे हम, रेयरर सॉरी टुवर्ड द नॉर्मल जाते थे। अगर हम मान ले कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर में जा रहे हैं, अगर डेंसर से रेयरर में जाते हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं हम लोग, ठीक, और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो डेंसर में रेयरर में जाते हैं, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी तरह मान लीजिए कि ये मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ एंगल पे है तो कुछ एंगल पर डेविएट होगा ये, ठीक है। इसी तरह जब मान लिया मैंने कुछ एंगल थीटा दिया, तो ये डेविएट हुआ इतना, ये यहां चला है, यहां डेविएट हो गया, तो ये जो एंगल कहते हैं ना, ये जो ये रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन रिफ्रैक्ट हो गया, तो यही एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। ये बात पहले क्लियर हो रही है आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हैं, ये बात क्लियर है। अच्छा, रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गए, तो ये पहला केस हमने देखा। दूसरा केस क्या देखा कि जब लाइन पर ही चली जाती है, जितना एंगल पे कुछ एंगल पर करा, तो वो एंगल कितना होता है, वो एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अब हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल दे दिया, ठीक बात है, तो ये बेंड कर, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये TIR का केस हो जाएगा कि जब ये एंगल जो है, हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से हमने ज्यादा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से हमने ज्यादा कर दिया, तो अपना TIR का केस आ जाएगा, ठीक बात है। सर ये आप बता क्यों रहे हैं, तो यहां पर जो अपना रेनबो का जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर TIR है, तो भाई इसी बात को ये आप समझ लीजिएगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा। खैर, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है न्यूटन साहब का जो वो एक्सपेरिमेंट है उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको करेंगे, और फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगी चीजें, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो आप फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि न्यूटन साहब का जो डेमोस्ट्रेशन था, न्यूटन साहब ने क्या किया, वो पहले आदमी थे फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म। न्यूटन जो थे फर्स्ट बार न्यूटन थे ही, न्यूटन फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म, टू यूज द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, ग्लास प्रिज्म इन्होंने क्या किया था कि यहां पर तो व्हाइट लाइट आ रही थी, जो सॉरी सनलाइट के जो रेज आ रही थी, सनलाइट की रेज आई, तो इन्होंने देखा कि ये अपना डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है। चलिए दो ही लेके चलते हैं हम लोग, एक चलते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेड कहेंगे, जो सबसे कम बेंड हुआ है, और इसको मान लो ब्लू लेके चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने सेम एज सिमिलर प्रिज्म लिया और इसके सामने रखा, तो कुछ ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, आप इसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं,
कोई चीज हुई नहीं। इसी को जस्ट अपोजिट इन्होंने कर दिया। ये क्या किया इन्होंने कि ये प्रिज्म तो लिया ही, ठीक है, ये प्रिज्म यहीं पर मैं बताने की कोशिश करता हूं पहले, ठीक, ये प्रिज्म लिया अपना। दूसरा प्रिज्म क्या किया इन्होंने कि ये कुछ इसके इन्वर्टेड रख दिया, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है, इन्वर्टेड रख दिया, ठीक। तो इन्वर्टेड रख दिया तो क्या देखा इन्होंने कि यहां पर जो निकल रहा है ना, ये व्हाइट लाइट लेकर निकल रहा है, ठीक है, व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट निकल गई। तो इन्होंने फिर कहा कि यही 7 कलर से मिलके बना हुआ है, सनलाइट के अंदर जो है 7 कलर्स हैं, ठीक है, और यही कहलाया स्पेक्ट्रम, यही जो है स्पेक्ट्रम कहलाया। और इससे इस स्पेक्ट्रम से जो मैच हो जा रहे थे, इस स्पेक्ट्रम में क्या आ रहा था, विबजियोर, ठीक है, और इससे जो भी आ रहा था, जो इस स्पेक्ट्रम से जो मैच करेगा वो व्हाइट लाइट हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो अब मैं एक बात यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जितना कितना 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर करा अभी तक। एक तो करा आई वाला, तो आई वाला जो है बायोलॉजी का पोर्शन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उससे फिजिक्स में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दूसरा पोर्शन कवर करा हमने डिफेक्ट्स वाला, तो डिफेक्ट से और इससे तो 2020, 21, 22, 23 सब में इसी से क्वेश्चन आया है। 4-4, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं बार बार, 20, 21, 22 सब में। उसमें पूछ रहे हैं कई बार कि जो पूरा डिस्पर्शन का फेनोमेना है, प्रिज्म है, प्रिज्म में आपको पूछ लिया कि कौन इंसिडेंट रे है, कौन डेविएशन, कौन एंगल ऑफ डेविएशन है, कौन एंगल ऑफ प्रिज्म है। फिर उसके बाद उसी का जो डिस्पर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, फिर स्पेक्ट्रम क्या है, वो सारी चीजें, और फिर ये जो न्यूटन साहब ने डेमोंस्ट्रेशन किया था इस बारे को कि इसमें क्या हुआ था, कैसे किया था इन्होंने, कि एक प्रिज्म लिया, फिर उसके जैसा ही सिमिलर ऐसा इन्वर्टेड रखा, तो क्या चीजें उनको मिली और क्या क्या हुई, यही सारी चीजों को। तो आप समझ रहे हैं 3-4 साल से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो खैर उसको इन सारी चीज़ों पर थोड़ा खास ध्यान दें आप। खैर इसको नोट कीजिए आप, और फिर उसके बाद हम आगे और कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल बात थी, अपनी डिस्पर्शंस की बात थी, प्रिज्म की बात थी। अभी इसी के बेस पर जो है कुछ चीज़ें हैं जो इसके एप्लीकेशंस जो है रेनबो जैसे है ना, रेनबो ये रेनबो जो है डिस्पर्सन की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है, डिस्पर्सन की वजह से, ड्यू टू डिस्पर्सन, ठीक, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, ठीक। कैसे सर? तो सबसे पहली बात मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल स्पेक्ट्रम, इसके अंदर भी वही सारे 7 कलर दिखते हैं अपने। नेचुरल स्पेक्ट्रम ये हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन दिखेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक बात है, क्लियर बात है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि सर ये डिस्पर्सन होगा तो होगा कहां? अब डिस्पर्सन होने के लिए कोई प्रिज्म जैसी चीज तो चाहिए ना, तो ये रेन के बाद होगा, रेन जब बारिश हो जाएगी, रेन शॉवर हो जाएगा, उसके बाद दिखेगा आपको रेनबो, ठीक है। तो कैसे होगा कि जो रेन के ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म, एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, ठीक बात है। अच्छा, कैसे होगा सर? तो आप देखिए, जैसे कि मान लिया हमने कि ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, क्लियर है बात। तो वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये अपनी इंसिडेंट लाइट आई, तो ये कुछ रिफ्रैक्ट किया और कुछ डिस्पर्स किया, रिफ्रैक्शन भी हुआ, रिफ्रैक्ट की है, और डिस्पर्स भी हुआ है, ठीक है, डिस्पर्स भी हुआ है। अब ये गया यहां से जो है TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही जो बात मैं बता रहा था सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह लीजिए, ठीक है। बात क्लियर हो पा रही है? टोटल रिफ्लेक्शन कब? कि जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा जो एंगल, तब तो TIR होता है, ठीक। फिर वापस रिफ्रैक्शन होगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्सन भी होगा, तभी जाके फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो ये देखा आपने, तो ये फाइनली ये रेनबो तब जाके फिर फॉर्म होता है। तो यही क्लियर बातें हैं इसकी, यही जो सारी चीजें होती है, रेनबो कैसे बनता है, क्या बात होती है। अच्छा, खैर एक और बात ये कि रेनबो जो है अपना रेन हुआ तो रेन शॉवर के बाद तो बना ही, क्या सनी डे में भी देख सकते हैं आप लोग? तो देख पाएंगे जब आप वाटरफॉल के थ्रू देखेंगे, वाटरफॉल के थ्रू स्काई को देख रहे होंगे। और एक और क्राइटेरिया कि आपके बिहाइंड होना चाहिए सन जो है आपके बिहाइंड होना चाहिए, वाटरफॉल के थ्रू देखेंगे स्काई को,
वाटरफॉल के थ्रू स्काई को देखेंगे, तब सनी डे में भी हमको रेनबो देखने को मिल जाएगा। तो ये थी ओवरऑल बात रेनबो की। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो ये ओवरऑल बात रेनबो की थी। अब हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे बात करेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे बात करेंगे। आपको वर्ड से ही क्लियर हो पा रहा होगा कि जो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शंस हो रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लिख सकते हैं आप कि द डेविएशन ऑफ लाइट, द डेविएशन ऑफ स्ट्रेट लाइट, डेविएशन ऑफ स्ट्रेट लाइट on entering the atmosphere, on entering the atmosphere, entering the atmosphere is called as atmospheric pressure, atmospheric refractions, atmospheric refraction, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बात होती है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से जो है कई सारे फिनोमेना होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, पहले आपसे एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की जो आप बात सुनते हैं, तो क्या स्टार रियली में ट्विंकल करते हैं? क्या सही में स्टार चमक रहे हैं, चमकते हैं? तो मसला ये जो है ट्विंकलिंग का, वो स्टार रियली में ट्विंकलिंग नहीं करता, एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करता, वो हमको दिखता है ट्विंकल होते हुए। क्यों दिखता है? तो आप बात समझिए कि जो अब हम फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ये होता क्यों है? तो बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। पहली बात क्लियर होती है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करता, एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करता, ठीक, ये दिखता है हमको। तो कैसे? जब मान लीजिए कि एक स्टार से, स्टार की जो है लाइट आई एटमॉस्फेयर के अंदर, आई एटमॉस्फेयर पे पड़ी, अब क्या हुआ? अब को याद आ रहा होगा कि अब रिफ्रैक्शंस का फेनोमेना हो जाएगा यहां पर। कैसे? कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ। तो क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ बेंड करता रहेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करता रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता रहेगा, तो ये जो हमको स्टार है वो अपने नॉर्मल से अपरेंट पोजीशन जो है, अपरेंट पोजीशन, वो अबव द नॉर्मल दिखेगा। जो नॉर्मल पोजीशन है इसकी, उसके अबव दिखेगा, अबव द नॉर्मल पोजीशन। बात क्लियर हो रही है आपको? और ये नॉर्मल पोजीशन दिखेगा। और जो ये इसका अपरेंट पोजीशन है ना, इसका जो अपरेंट पोजीशन है, ये फ्लक्चुएट करता होता है, स्टेशनरी नहीं रहता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है। और क्या है कि स्टार इतना दूर है कि हमको जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, हम लोगों को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लगता है। और जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका अपरेंट पोजीशन फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, तो वही जो है कभी हमारे आंख में जो है वो लाइट पहुंचती है एज अ फ्लिकर्स पहुंचती है, फ्लिक किया फ्लिकर्स की तरह, और सम टाइम एज अ फेंट, सम टाइम एज फेंट्स, फेंट्स। तो इसी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये स्टार है, ठीक है, मैं यहाँ एक इंसान खड़ा है यहाँ पर एक, ठीक है, ये देख रहा है इसको, ठीक। तो ये स्टार जो है इसको यहां ना दिख के इसके अबव दिखता है यहाँ कहीं, ठीक है, इसको यहां दिखता है। बात समझ में आ पा रही है कि ये जो इसका नॉर्मल पोजीशन है उसके ऊपर थोड़ा सा दिखता है, क्या? तो आप बात समझ रहे हैं कि ट्विंकल क्यों होता है। फिर से हम डील करेंगे कि सबसे पहली बात की जो है स्टार जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। अच्छा, जब वो आ रहा है, उसकी जो स्टार की लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर पे पड़ी, एटमॉस्फेयर पे पड़ने के बाद रिफ्रैक्शंस हुआ, रिफ्रैक्शंस टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो उसका जो अपरेंट पोजीशन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। और स्टार के पॉइंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसका जो फ्लक्चुएशन होगा वो हमारे आई में कभी उसका लाइट एज अ फ्लिकर्स आ रहा होगा, कभी फेंट्स आ रहा होगा। इसी की वजह से हमको ऐसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो खैर, इसको अब यही था एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में अपने इस बात पे, और एक और इसका अगला टर्म है, मतलब एक और फिनोमेना, उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात थी कि अपना स्टार क्यों ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, बताइए आप। तो सर कह देंगे डायरेक्टली बात कि प्लैनेट्स जो हैं
हमारे अर्थ से इतना ज्यादा क्लोजर है कि वो हमको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही की बात नहीं है, जब पॉइंट ही ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही हो गया तो ट्विंकल कैसे करेगा भला, फ्लैक्चुएट भी करेगा। तो हमको उससे क्या है, जब तक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, तब हमारे पास फ्लिकर्स और फेंट्स हो कि हमारे पास लाइट पहुंच रही है। तो ये ऑब्जेक्ट ही इसका जो है, प्लेनेट जो है हमारे पास अर्थ से बहुत क्लोजर है, ठीक है, क्लोजर टू अर्थ, क्लोजर टू अर्थ। तो ये जो हमारा प्लेनेट है हमको एज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया अपनी चीजें, ट्विंकल वाली चीजें। अब दूसरा जो फिनोमेना होता है कि हम लोग को जो है, जो सन का सेट है और सन का राइज है, सन जो राइज कर रहा है और सन सेट कर रहा है, तो सन जो राइज करता है एक्चुअल अपने टाइम से 2 मिनट पहले हम लोग को दिख जाता है कि सन राइज हो गया, और सन सेट जो करता है आफ्टर जो एक्चुअली वो डूब चुका होता है उसके 2 मिनट बाद हम लोग को पता लगता है कि सन डूब चुका है, 2 मिनट बाद तक। तो सनसेट के 2 मिनट पहले उगने और 2 मिनट बाद डूबने का जो ये फेनोमेना है, ये दीज ऑल आर दी बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। सनसेट, सनराइज, सनराइज और सनसेट बिफोर 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, और 2 मिनट आफ्टर, 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, एक्चुअल सनसेट, ठीक है, बात क्लियर होती है। तो ये कैसे, एक्चुअल का क्या मतलब कह रहा हूं मैं कि एक्चुअल में मतलब सन जब अपने हॉरिजन से क्रॉस कर रहा है, हॉरिजन से क्रॉस कर रहा है, उसका मतलब मैं एक्चुअल कह रहा हूं, ठीक है। तो सनराइज 2 मिनट पहले बिफोर एक्चुअल सनराइज, और सनसेट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ये कौन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस की वजह से ऐसा होता है, ठीक बात है, रिफ्रैक्शंस की वजह से ऐसा होता है। और सन का जो डिस्क होता है वो फ्लैटन क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। सन का जो है, सन का जो डिस्क है, सन का जो डिस्क है वो फ्लैटेंड लगता है, फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये ओवरऑल बात थी अपने पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की। अब जो है हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ओवरऑल बात यही थी। अपना आखिरी टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट in a various direction through colloidal solution, through colloidal particles, ठीक बात है। ये होता है अपना स्कैटरिंग का मतलब, ओवरऑल ये मतलब होता है स्कैटरिंग का, ठीक है। सर ये बात तो समझ में आती है, तो मगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी क्या चीज है कोलाइडल पार्टिकल्स के तौर पर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है अपने पास, एटमॉस्फेयर के अंदर अपने पास स्मॉग है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल, ये सारे जो है, इसकी वजह से क्या होगा कि स्कैटरिंग होगी, ये कोलाइडल की तरह इस्तेमाल होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह होंगे, ठीक है, और इसके थ्रू अपने पास स्कैटरिंग होगी। अब जो है स्कैटरिंग के ही द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशंस, बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब क्या था, सॉरी, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। सर यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है, टिंडल इफेक्ट, समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या कहा। हम लोगों ने देखा स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग की चीजें समझ में आई। अब देखो पहले एक और बात मैं बता दूं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है वो इस बात पर डिपेंड करता है, लाइट है कि उस कितना किसमें कितना स्कैटर करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है
कि वो पार्टिकल कैसा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल का साइज कितना है, पार्टिकल साइज पर, कि अगर छोटा छोटा पार्टिकल्स है तो उसमें ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करेगा, और ज्यादा बड़ा है तो उसमें और लार्जर लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट स्कैटर करेगा, अगर बहुत ज्यादा इनफ लार्ज है तो उसमें तो व्हाइट लाइट स्कैटर करेगा। तो ये ओवरऑल बात जो थी ये इसकी थी, और यही स्कैटरिंग का फिनोमेना जो कोलाइडल सॉल्यूशन से हो रहा है तो ये टिंडल इफेक्ट कहला जाता है। और एक और बात कि टिंडल इफेक्ट जो है ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। अब हम एक और चीज देख लेंगे कि जो कलर ऑफ स्काई जो है क्यों ब्लू है, बस ये लास्ट टॉपिक है अपना, उसके बाद खत्म करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देख लेंगे कि लास्ट टॉपिक कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों हो जाता है अपना, ठीक है, कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों हो जाता है, ठीक है, ब्लू क्यों होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है कि सर जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ वो सबसे कम बेंड करेगा, जैसे रेड का वेवलेंथ ज्यादा वो बेंड कम करता था, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ कि हम यहां पर देख रहे होंगे, हम लोगों ने क्या देखा कि स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, स्कैटरिंग जितना ज्यादा पार्टिकल छोटा तो उसमें ब्लू लाइट की उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक। तो मॉलिक्यूल जो स्काई का जो ब्लू का कारण का होना यह है कि मॉलिक्यूल का एयर कितना छोटा छोटा है, मॉलिक्यूल्स के जो एयर है, मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर फाइन एंड स्मॉल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है ब्लू कलर को मोस्टली ब्लू कलर को स्ट्रांगली स्कैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, रेड कलर को नहीं करेगा, क्यों सर, क्योंकि ये लार्ज वेवलेंथ का है, तो वो साइज पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग साइज पर डिपेंड करती है। तो दैट्स वाई ब्लू लाइट की जो स्कैटरिंग है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जो छोटे छोटे होते हैं इसकी वजह से स्कैटरिंग जो है ब्लू की ज्यादा होती है। दैट्स वाई हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। फिर उसके बाद जो है जब अगर मान लीजिए कि अगर अपने पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सर क्या होता, तो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग का इफेक्ट ही नहीं होता, स्कैटरिंग का प्रोसेस ही नहीं होता, ठीक है। तो स्कैटरिंग का प्रोसेस नहीं होता तो हमको जो हमारा जो स्काई है वो हमको डार्क दिखता, क्या, स्काई जो है अपना डार्क दिखता। तो इसीलिए जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं और स्काई को देखते हैं तो उनको डार्क नजर आता है, तो ये दैट्स वाई ये रीजन है। अच्छा, और एक और बात ये कि जो अपने सिग्नल्स पे जो है रेड कलर क्यों लगे होते हैं, बिकॉज क्योंकि वो स्कैटर सबसे कम करते हैं, जो मतलब क्योंकि फाइन पार्टिकल से अब स्मॉग लगा हुआ है, मतलब फॉग लगा हुआ है इतना ज्यादा, अब अगर ब्लू लाइट वहां पर लगा दी जाए तो कितना ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं ना, वो स्कैटर कर जाएगा। तो इसीलिए रेड लाइट इसलिए लगाया जाता है कि अगर फॉग भी हो तो वो इतना स्कैटर्ड ही नहीं करेगा, वो क्लियर दिख पाएगा कि वो रेड ही लाइट है। तो ये चीजें थी, बस इतना ही सा था ये ओवरऑल एनसीईआरटी के अंदर अपने पास। मैंने एनसीईआरटी के लगभग सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी है, बस एक पॉइंट जो है अपने पास वो वहां पर है, एक ऑर्गन डोनेशन वाला जो टॉपिक है, मतलब जो आई के डोनेशन का टॉपिक है कि क्या क्या चीजें हैं, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी सारी चीजों को मैंने कवर कर दिया है, आपको करना यह है कि इसको देख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, और फिर से वही बात कि आप एनसीईआरटी के थ्रू जाइए, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, और जो उसके जो बीच वाले क्वेश्चंस हैं और फिर जो आखिरी में क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर हो जाएगा, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए। आखिरी में फिर हम किसी नए चैप्टर और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।